नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज का टॉपिक है आपका भारतीय कृषि, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कृषि से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या सुपर टेट। तो दोस्तों चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं कि आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, समय वेस्ट न करते हुए। आइए दोस्तों ये आपके स्टडी 91 पे कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय कृषि के बारे में अगर हम लोग बात की जाए तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। दोस्तों भारतीय कृषि होती है जो हमारे जीवन का आधार माना जाता है। दोस्तों क्यों हमारे जीवन का आधार माना जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो जीवन है वो अन्न पे आधारित है दोस्तों, और अन्न का उपज, अन्न का वृद्धि कौन करता है? हमारे किसान भाई करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे किसान न होते तो हमारे जीवन का आधार जो अन्न है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों जिस प्रकार से जवान का होना बहुत ही आवश्यक है, उसी प्रकार से किसान का भी होना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। दोस्तों किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। दोस्तों कितनी? आपकी 48.9%। कितनी? 48.9%। सोचिए, श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है दोस्तों। और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर हमें भारत को अपने विकासशील बनाना है तो हमें अपनी कृषि को भी विकासशील बनाना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम और देशों से अग्रसर हो पाएंगे और विकास कर पाएंगे। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कितनी परसेंट सहायता मिलती है? 14% की सहायता मिलती है। कितने परसेंट की? 14% की सहायता मिलती है हमें अपनी राष्ट्रीय आय में। भारतीय कृषि की से हमें अपनी राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की सहायता मिलती है? दोस्तों 14% की सहायता मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, भारत प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना और आरआरबी की स्थापना की गई, जैसे कि हमारी भारतीय कृषि का और भी अधिक विकास हो सके, सही दामों पे सही चीजों से हर व्यवस्था की जा सके कृषि के लिए। और दोस्तों आपसे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ये होता है आपके नाबार्ड का फुल फॉर्म, कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए हरित क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हरित क्रांति का अगर बात की जाए तो हरित क्रांति सर्वप्रथम किस पे लाई गई थी? दोस्तों हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रयोग और सबसे ज्यादा यानी इफेक्ट, प्रभाव पड़ा था चावल और गेहूं की खेती में। किसमें? चावल और गेहूं की खेती में। दोस्तों चावल और गेहूं की खेती में तो कौन लाया था? आप सभी जानते हैं कि भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन, दोस्तों भारत के डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। और दूसरी हरित क्रांति दोस्तों जो चलाई गई थी 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। दोस्तों पहले इन्होंने किया गेहूं पे प्रयोग, पर फिर क्या हुआ कि गेहूं चावल दोनों पे किया था, पर गेहूं तो सक्सेस हो गया था पर चावल उतना सक्सेस नहीं हो पाया था, चावल में उतनी उपज नहीं हो पा रही थी। फिर दूसरी क्रांति इन्होंने चलाई 1983 में, चावल के लिए चलाई, और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं पे। दोस्तों जो स्वामीनाथन थे, जब इन्होंने प्रयोग किया हरित क्रांति पे गेहूं पे, तो उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा, गेहूं की उपज बहुत ही तीव्र अधिक मात्रा में होने लगी हमारे भारत में। तो दोस्तों इसी तरह से ये प्रयास किया गया कि जैसे गेहूं की उपज बहुत ही हो रही है अधिक, उसी तरह से चावल की भी उपज बहुत अधिक हो, तो इन्होंने फिर से प्रयोग किया और चावल की भी खेती पर इसका प्रभाव पड़ने लगा दोस्तों। पर गेहूं की उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई।
परंतु गेहूं की जो उत्पादन हो रहा था दोस्तों, गेहूं की जो उपज हो रही थी वो चावल की अपेक्षा अधिक हो रही थी, क्योंकि इस क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर माना जाए तो वो पड़ा था किस पे, गेहूं पे दोस्तों। तो इसलिए याद रखिएगा कि हरित क्रांति का अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो वो याद रखिएगा गेहूं पे पड़ा था। किस पे पड़ा था, गेहूं पे। और प्रयोग किया गया था दोनों, गेहूं और चावल दोनों पे प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा फंसाता है एग्जामिनर, आपसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जब दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, बात हो रही है विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो वो होंगे डॉक्टर बोरलॉग दोस्तों। कौन होंगे, डॉक्टर बोरलॉग। कौन होंगे, डॉक्टर बोरलॉग दोस्तों। ये याद रखिएगा, डॉक्टर बोरलॉग थे जो विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता था दोस्तों। पूरे विश्व में इन्होंने हरित क्रांति लाने का बेड़ा उठाया था और इनको हरित क्रांति का जनक इसीलिए माना गया पूरे विश्व का, डॉक्टर बोरलॉग को दोस्तों। परंतु जब बात की जाए दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, जब बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई साहब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन थे, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। और इन्होंने किन दो फसलों पे प्रयोग किया था, तो आप बताएंगे सर इन्होंने गेहूं और चावल पे प्रयोग किया था। और आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो आप कहेंगे सर गेहूं पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। गेहूं की उपज चावल की अपेक्षा अधिक हुई थी दोस्तों। तो ये चीज है, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा, आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो गया, कभी मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। इसी प्रकार दोस्तों कई क्रांतियां चलाई गई फसलों के लिए, जो जानना आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये क्रांतियां हमारे एग्जाम में हर बार पूछी जाती थी। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, आप जानते हैं चावल गेहूं ये। परंतु श्वेत क्रांति थी, पूछा जाता है आपसे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति हमारे दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन से संबंधित दोस्तों, दूध उत्पादन से हमारी श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। श्वेत क्रांति यानी श्वेत, श्वेत सफेद कौन होता है, दूध होता है, तो श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन। नीली क्रांति यानी तिलहन, जो दोस्तों तिलहन उत्पादन से, यानी नीली क्रांति यानी तिलहन दोस्तों से उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति, पीली क्रांति की ये भी दोस्तों तिलहन उत्पादन से आपसे संबंधित थी, पीली क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों ये क्या था, जूट। फिर सुनहरी क्रांति किससे थी, जूट उत्पादन से थी। गोल क्रांति किससे थी आपकी, गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से थी। गोल क्रांति किससे थी आपकी, आलू उत्पादन से थी दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यानी ये था दोस्तों सुनहरी क्रांति, जो यानी कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से नहीं होगा, नीली क्रांति तिलहन नहीं मत्स्य उत्पादन से था दोस्तों। किससे था, मत्स्य उत्पादन से था, मत्स्य उत्पादन से था, यानी मछली उत्पादन से दोस्तों, उत्पादन। और इसके जनक माने जाते थे हीरा लाल चौधरी। कौन थे दोस्तों, हीरा लाल चौधरी थे। कौन थे, हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी थे दोस्तों, हीरा लाल चौधरी थे। ये आपका था दोस्तों वो, यानी कि नीली क्रांति होगा मत्स्य उत्पादन से, बाय मिस्टेक हो गया ये। पीली क्रांति हो गया दोस्तों किससे, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे था, तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति जूट, और गोल क्रांति किससे था, आलू उत्पादन से था दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। और ये दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं आपके स्टडी 91 में, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। वीडियो का बैच 199, पेट कॉम्बो 350, पेट बुक 300, आर 175, लेखपाल कॉम्बो 300। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, आप मंगा सकते हैं, ये नंबर भी दिया गया है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर हमारे यानी कि किस राज्य में कौन सी यानी किस क्षेत्र में उत्पादन अधिक होता है किसका। जैसे बात की जाए कि केसर का उत्पादन किस राज्य में सर्वोत्तम अधिक होता है, तो बात की जाए दोस्तों केसर की, तो केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर हमारे भारत के नक्शे में कहाँ है दोस्तों, ऊपर है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों जानना बहुत ही आवश्यक है, आपको नक्शा देखना भी आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा स्टेट है और कौन से स्टेट में कौन सा उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक
पाए जाते हैं दोस्तों। केसर का उत्पादन यानी कि जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में होता है। अब बात की जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश की यानी हमारे यूपी की, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है, ये छोटा सा हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हमारी सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। न कि गेहूं का बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है, और दुग्ध उत्पादन भी दोस्तों होता है, और आलू उत्पादन भी होता है दोस्तों। अगर पूछा जाए दोस्तों गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं पंजाब में दोस्तों ज्यादा मात्रा में होता है। पंजाब में अधिक मात्रा में पाया जाता है गेहूं उत्पादन, पंजाब में दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट है ये है दोस्तों यानी कि गन्ना, हमारा यूपी गेहूं में, गन्ना में, दूध उत्पादन में, आलू में दोस्तों, इसमें भी हमारा यानी उत्तर प्रदेश दोस्तों इस उत्पादन में, इन अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में आता है चावल। क्या, पश्चिम बंगाल यानी बंगाली लोग चावल बहुत खाते हैं, और वहाँ की फिश और करी, फिश मछली और चावल, फिश यानी कि फेवरेट डिश मानी जाती है कि बस मछली और चावल मिल जाए, क्या बात है। पश्चिमी बंगाली लोग को बस और कुछ मत दीजिए, बस मछली चावल दे दीजिए, उनका फेवरेट भोजन माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में कई वैरायटी की दोस्तों फिश करी बनती है, कभी जाइए पश्चिम बंगाल में, ट्राई करिए, मजा आ जाएगा। तो ये चीज है। तो आइए जानते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल में यानी यहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे है। पश्चिम बंगाल में किसके उत्पादन अधिक होता है, जूट का अधिक होता है, फिर चावल का अधिक होता है। और थोड़ी सी बातें हैं, जानते हैं IR-20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि IR-20 क्या है, तो आप बता सकते हैं सर IR-20 एक चावल की किस्म है जिसमें कि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। किसकी, IR-20 नामक किस्म है एक चावल की दोस्तों, उसका अधिक उत्पादन होता है। और भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्यों दोस्तों, हम जानते हैं कि चावल की खेती के लिए हमें सबसे अधिक उपयुक्त है यानी सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसकी, पानी की। चावल की खेती आप सभी जो किसानी से जुड़े होंगे, किसानी के बारे में जानते होंगे, थोड़ा कृषि के बारे में आपको अगर जानकारी होगी तो आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में ही चावल की खेती की जाती है, क्योंकि सबसे अधिक चावल को पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसके, चावल को पानी की आवश्यकता होती है। जितना अधिक मात्रा में पानी आप उसको देंगे उतने ही आपकी जो फसल होगी वो दोस्तों अच्छी होगी। ठीक है, तो यही बात कही 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होनी चाहिए, तब आपकी चावल की खेती हो पाएगी दोस्तों। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, ये बात रखिएगा, और अन्य खाद्य फसलों की तुलना में दोस्तों चावल का पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके भारत में, यानी कि सबसे ज्यादा चावल का भी उत्पादन होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चाय, असम की बात की जाए दोस्तों, तो असम की बात की जाए तो दोस्तों चाय के लिए असम बहुत ही प्रसिद्ध है। असम हमारा दोस्तों यानी कि आपका असम यहाँ पे है दोस्तों, आपका असम में दोस्तों चाय की खेती होती है। किसकी होती है, चाय की खेती अधिक होती है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य क्या होता है, तमिलनाडु माना जाता है, जो कि असम में दोस्तों क्या माना जाता है, तमिलनाडु माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि चाय उत्पादन में सबसे अधिक, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सर तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। और हमारे नक्शे में असम का स्थान यहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे असम पाया जाता है। यानी चाय की उत्पत्ति सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, तमिलनाडु की में भी होती है और असम में भी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, मध्य प्रदेश का नाम जानते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सोयाबीन। दोस्तों अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश यहाँ है, यानी मध्य में है। कहाँ है मध्य प्रदेश, भारत के नक्शे में मध्य में है दोस्तों। इसीलिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वमात्रा में दलहन और तिलहन और चना और कुल दालों सारी चीजें दाल हैं दोस्तों, ये सारी दालें हैं, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, दालें, ये सारी दालें होती हैं दोस्तों।
ये दालें दोस्तों मध्य प्रदेश में सब अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं और वहीं से सारी सप्लाई होती है दोस्तों, हमारे पास आती हैं। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों दालें की किस्में बहुत अच्छी पाई जाती हैं और बहुत ही यानी किस्म किस्म की पाई जाती हैं, काफ़ी रकम रकम की चेंजेस होती हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है वहाँ पे दालें। सोयाबीन हो गया, दलहन हो गया, तिलहन, चना, सारी चीज़ें दालों की बात की जाए तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है दोस्तों जहाँ पे दालों की किस्में पाई जाती हैं, उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब दोस्तों ये आपके वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ, महा बचत ऑफर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके वीडियो का बैच। अब बात की जाए दोस्तों, अगर बात की जाए कि गुजरात में दोस्तों, यानी आपसे पूछा जाए कि गुजरात राज्य में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं, तो आप बताइए सर। गुजरात में सबसे पहले कपास, मूंगफली, और राजस्थान में दोस्तों क्या होता है, सरसों। राजस्थान में सरसों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और गुजरात में कपास और मूंगफली की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। और मूंगफली और कपास की जो यानी कि सारी वहाँ से ही दोस्तों सप्लाई हमारे पास आती है। तो मूंगफली और सरसों और कपास, ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमें गुजरात और राजस्थान से प्राप्त होते हैं। और हमारे नक्शे में गुजरात कहाँ है, गुजरात यहाँ पे है दोस्तों। और राजस्थान की बात की जाए दोस्तों तो ये है हमारा राजस्थान। क्या है हमारा, ये है राजस्थान दोस्तों, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान में ही दोस्तों अगर पूछा जाए कि बताइए सरसों सबसे अधिक उत्पादित कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान में होता है। आपसे अगर पूछ ले कि मूंगफली और कपास सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, याद रखिएगा वो गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब नहीं तैयारी होती, अभी से अगर आप तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो समय आपको बहुत ही कम मिलेगा दोस्तों। तब आप कहेंगे कि अरे बाप रे, क्या पढ़े, मैथ पढ़े, जीएस पढ़े, ईवीएस पढ़े की लैंग्वेज पढ़ें। तो दोस्तों अभी से तैयारी करते रहिए। ये सोचिए कि चाहे जब आए नोटिफिकेशन, चाहे जब आए वैकेंसी, हम पूर्ण रूप से तैयार रहें। क्योंकि दोस्तों वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि वक्त के लिए एक बात कही है किसी ने दोस्तों कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों वक्त से आगे निकलना है हमें, वक्त से पहले अपनी तैयारी करना है, तभी दोस्तों हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए अपना 100% दे दीजिए, इस बार करो या मरो दोस्तों, ठीक है। आइए तो महाराष्ट्र में दोस्तों बात की जाए कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किसका वो होता है, तो आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है किसका, प्याज का दोस्तों। क्या होता है, प्याज का होता है दोस्तों। और अरहर भी दोस्तों महाराष्ट्र में अधिक होती है। अंगूर और आम दोस्तों, यानी कि अंगूर और आम भी दोस्तों आपका कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, हम सभी जानते हैं कि आम जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। और आपके इलाहाबाद में कई रकम प्रयागराज में दोस्तों रकम के किस्म के लंगड़ा आम, चौसा आम, कई प्रकार के आम पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। काफ़ी मीठे आम पाए जाते हैं आपके प्रयागराज में। तो ये दोस्तों क्योंकि आम हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल भी माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल आम माना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि महाराष्ट्र हमारे भारत के नक्शे में कहाँ है। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, पूरा देखिए नीला नीला दिख रहा है आपको, नीला नीला, यानी कि महाराष्ट्र दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र आपका यहाँ पे है, समुद्र के किनारे आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। और महाराष्ट्र में आपका यानी प्याज, अरहर, अंगूर, आम, और दोस्तों आम का यानी कि सबसे अधिक उत्पादन वहीं पे पाया जाता है। आम, अंगूर और प्याज और अरहर की जो सप्लाई होती है महाराष्ट्र से ही हमारे पास आती है दोस्तों। तो महाराष्ट्र को इसलिए माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए कर्नाटक की। अगर कर्नाटक में बात है तो कर्नाटक का से काफी, यानी कर्नाटक में दोस्तों काफी उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है।
यानी कॉफी की जो सप्लाई होती है हमारे कर्नाटक से ही आती है दोस्तों। सनफ्लावर आपका हुआ, सनफ्लावर, रेशम, ये दोस्तों कहाँ से, हमें कर्नाटक से ही मिलता है। और कुछ बातें जानें तो कर्नाटक के बारे में दिया गया है कि कुर्ग जिले में काफी सबसे अधिक पैदा होते हैं। कहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में कॉफी सबसे अधिक पाई जाती है। कर्नाटक तो आप जानते हैं कि हाँ, कर्नाटक में अधिक मात्रा में कॉफी पाई जाती है, पर आपसे अगर जिला पूछ लिया कि बताइए किस जिले में कॉफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तब आप बताएंगे कुर्ग। तब आप कहेंगे अरे सर ये तो पढ़े ही नहीं थे, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अरे भाई पढ़ना पड़ेगा, अंदर तक पढ़ना पड़ेगा, अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। आप जानते हैं अब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं कुर्ग जिले में काफी सबसे अधिक मात्रा में पैदा होती है और कॉफी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कुर्ग में ही स्थित है। अगर पूछे कि अनुसंधान कहाँ है तो कुर्ग में ही स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारा कर्नाटक हमारे स्टेट में कहाँ, हमारे भारत के नक्शे पे कहाँ है, तो ये यहाँ पे नीचे है दोस्तों हमारा कर्नाटक। कर्नाटक हमारा ये यहाँ स्टेट यानी भारत के नक्शे पे नीचे है दोस्तों कर्नाटक हमारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अनुसंधान, कॉफी अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पे है, क से कर्नाटक, क से कुर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी, सनफ्लावर और रेशम। तुरंत ऐसे दोस्तों आप छोटी छोटी ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। केरल। केरल आप सभी जानते हैं दोस्तों, केरल में प्राकृतिक रबर, गरम मसाले और काजू। केरल में काजू, क से केरल, क से काजू, गरम मसाले, नारियल, काली मिर्च और काली मिर्च भी दोस्तों। यानी गरम मसाले की बात की जाए तो तुरंत केरल पे चले जाइएगा कि हाँ गरम मसाले की अगर चर्चा हो रही है यानी केरल ही है जहाँ पे काली मिर्च, गरम मसाले, काजू और क्या कहते हैं प्राकृतिक रबर, सारी चीजें, नारियल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, केरल में सर्वाधिक मात्रा में इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों। और हमारे भारत के नक्शे में केरल कहाँ है, तो सबसे नीचे है भाई केरल, ये हमारा कहाँ है, ये है छोटा सा केरल। तो ठीक है दोस्तों, केरल के बारे में याद रखिएगा, क से काजू, काली मिर्च, गरम मसाले, बात आ गई केरल की, भाई क्या बात है, और प्राकृतिक रबर, ठीक है, और नारियल भी हमारा केरल में ही होता है दोस्तों। अब बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यानी कि हल्दी, तंबाकू, मक्का, अगर बात की जाए कि हल्दी और तंबाकू यानी खैनी कहाँ पे होता है, तो आपके आंध्र प्रदेश में होता है भैया। आंध्र प्रदेश में अंधाधुन लोग खैनी खाते हैं, तुरंत याद रखिएगा अंधाधुन यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू और मक्का और हल्दी। हमारे भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश कहाँ पे है भैया, हमारे भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, देख रहे हैं एकदम आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश हमारा दोस्तों, यानी कि उड़ीसा के बगल में आंध्र प्रदेश है हमारा। तो हल्दी, तंबाकू और मक्का में सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्पादन कहाँ होता है, तो हम बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में। ऐसे याद कर सकते हैं, हल्दी, तंबाकू, मक्का, तुरंत आंध्र प्रदेश, तीन चीजें हैं बहुत इतनी मात्रा में दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट कोर्स, महाबजट ऑफर मात्र 1499 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, भारत के मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा फसलों के बारे में चर्चा होगी दोस्तों कि कौन कौन सी फसल है। हम जानते हैं दोस्तों फसलों से भी संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कृषि की चर्चा हो रही है और फसल की चर्चा न हो तो फिर ये अधूरा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान जान को खतरा, तो इसलिए दोस्तों पूरा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब फसल की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रकार की मुख्य फसलें पाई जाती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। तो आइए जानते हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं, खरीफ के अंतर्गत कौन से आते हैं और जायद के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं रबी की फसल, बहुत इंपॉर्टेंट है रबी की फसल, काफी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में दोस्तों यह क्या कही जाती है, बोई जाती है रबी की फसल। और रबी की फसल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई गई दोस्तों और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बाद क्या कर ली जाती, 3 महीने बाद दोस्तों काट ली गई, 3 महीने बाद काट ली गई, यानी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई गई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल में काट ली गई। और इसके अंतर्गत क्या आती है, गेहूं, सरसों, मटर और चना। 3 महीना सफिशिएंट माना जाता है कि हाँ अनाज
पक गया है, काफी अच्छी फसल हमारी हो गई है, सफिशिएंट टाइम माना जाता है। खरीफ की फसल भी दोस्तों देखिए जून जुलाई में काटेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसको भी दोस्तों 3 महीने का आपका समय मिला। 3 महीने बाद ये भी दोस्तों काट ली जाती है। 3 महीना सफिशियंट होता है किसी भी फसल का। और हम जानते हैं दोस्तों हमें हर यानी कि अपनी फसलों को चेंज करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, नहीं तो जो हमारी मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अगर हम एक ही फसल लगाते चले गए दोस्तों, मान लीजिए रबी की फसल लगा रहे हैं, बस खरीफ की फसल लगाते चल रहे हैं, बस उसमें चावल ज्वार बाजरा बो रहे हैं और कुछ चीजें नहीं बो रहे हैं, तो क्या होगी, मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए फसलें चेंज करनी चाहिए दोस्तों। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, 3 महीने बाद काट ली जाती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, चावल आता है, सोयाबीन आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, गन्ना आता है, कपास आता है दोस्तों। यानी ये याद रखिएगा, रबी की फसल में गेहूं सरसों मटर चना सारी दोस्तों, यानी कि आपका गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर और चना, ये याद रखिए, गेहूं सरसों मटर चना, बाकी सब आपके आ जाते हैं किसमें, खरीफ में आ जाते हैं, चावल सोयाबीन ज्वार बाजरा मक्का गन्ना आदि ये आ गए दोस्तों। अब बाकी जो बची वो जायद फसल में आ जाती है। यानी बीज लगाने के समय फरवरी से मार्च फसलों की कट, और दोस्तों बीज लगाने का समय होता है फरवरी से मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून, यानी मार्च अप्रैल दोस्तों, यानी 1 महीने बाद अप्रैल से मई के बीच में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। 1 से 2 महीने में ये पक जाती हैं फसलें। इसके अंतर्गत आते हैं खरबूजा आता है दोस्तों, तरबूज आता है, ककड़ी आता है, मूंग आता है, लोबिया, जो इस समय आपका समय चल रहा है मार्च अप्रैल इस समय। तो आप इस समय आप देखे होंगे खरबूज खूब आ गया होगा मार्केट में, तरबूज ककड़ी खीरा खूब आ गया है दोस्तों। तो 1 से 2 महीने में ये तैयार हो जाती है। पत्तेदार सब्जियां आदि आपकी किसकी हैं, जायद की फसलें हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास आप सभी ये ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, यानी ले सकते हैं पुस्तकें, कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।